टॉपिक है, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी। तो हमें ध्यान में रखना है, इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 से पहले, वो 1986 में आई थी, राजीव गांधी के कार्यकाल में। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी। उसके बाद बहुत व्यापक और शिक्षा के समक्ष पहलुओं की संरचना पर प्रकाश डालने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और 21वीं शताब्दी के भारत के शैक्षिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, नए युवा संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सरकार ने इसका थोड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय कर लेते हैं। परिचय भारत सरकार ने भारत सरकार ने 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। में एक कमेटी का गठन किया और उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा। तो 2017 में कमेटी का गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन को इसका कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंगन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। कमेटी ने 2019 को एनईपी का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का,
पहला जो इसका इम्पोर्टेंट डेट है 2017 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। कमेटी ने 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सरकार ने 29 जुलाई 2020 को सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और बनता है कि भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी किया या उसकी घोषणा की। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कम बनता है, ध्यान में रखना है। एनईपी 2020 का जो ड्राफ्ट था वो सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि एनईपी जो है इसमें कितने भाग हैं। तो एनईपी 2020 में 2020 चार भागों में विभक्त है। अभी चार भाग हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला भाग जो है देख लेते हैं भाग वाइज। भाग फर्स्ट में का संदर्भ जो संबंध है वो स्कूली शिक्षा से है। स्कूल शिक्षा। भाग दो है उच्चतर शिक्षा। भाग दो उच्चतर शिक्षा। भाग तीन अन्य विचारणीय मुद्दे। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। और भाग चार है शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, यानी किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन करना है, यानी क्रियान्वयन की रणनीति। शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की रणनीति। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्ट सरकार द्वारा जारी किया गया। एनईपी 2020 चार भागों में विभक्त है। भाग एक में स्कूल शिक्षा है, ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। भाग दो में हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा है। और भाग तीन जो है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और भाग चार जो है शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रणनीति की जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो नीतियां पॉलिसीज बनाई गई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उन पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्पैक्टफुल तरीके से हम किस तरीके से धीरे धीरे उनको लागू करेंगे। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई 2020, इसकी मूल अवधारणा क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, या इसकी आवश्यकता सरकार को क्यों महसूस हुई है। तो उससे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं उनको जान लेते हैं। मुख्य बातें
मुख्य बातें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है क्योंकि आपका जो पेपर है ये उच्च लेवल का पेपर होगा। तो इसमें पहला है छात्रों की विशिष्ट क्षमता को स्वीकार करना। छात्रों की विशिष्ट क्षमता को स्वीकार करना या स्वीकृत करना, स्वीकार करना, यानी कि इस पे थोड़ा प्रकाश भी डालते चल रहे हैं। विशिष्ट क्षमता को स्वीकार करना। प्रत्येक बच्चा में कुछ विशेष पोटेंशियल एबिलिटीज होती है और जब बालक जन्म लेता है तो संपूर्ण शक्तियां उसके अंदर विद्यमान होती हैं और शिक्षा के द्वारा बच्चे में जो विद्यमान अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको पुष्पित और पल्लवित किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। तो जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चे की उन पोटेंशियल एबिलिटीज का मैक्सिमम स्तर तक विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस है। दूसरा है छात्रों की विशिष्ट क्षमता की पहचान कर छात्रों की विशिष्ट क्षमता की पहचान कर उसको विकसित करना, उसको विकसित करना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग टीचर हैं और टीचर का कार्य है, उत्तरदायित्व है कि छात्रों की जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, जैसा कि मैंने भी बताया था कि प्रत्येक बच्चा में कुछ नॉवेल्टीज होती हैं, नयापन यानी मौलिकता होती है। प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ शक्तियों को लेकर पैदा होता है। तो छात्रों की उन विशेष योग्यताओं को पहचानना है और उन्हीं योग्यताएं, जो उसकी विशेष योग्यताएं हैं, उन्हीं योग्यताओं का उसका विकास करना है ताकि वो बच्चा जो है आगे चलकर जब व्यक्ति का रूप धारण करे तो अपनी क्षमता के अनुसार एक ह्यूमन रिसोर्स बन सके, मानव संसाधन बन सके, ताकि वो रोजगार प्राप्त करे, आत्मनिर्भरता को हासिल करे और राष्ट्र और समाज के विकास में, अपने परिवार के विकास में योगदान दे सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इस शिक्षा नीति का। तीसरा है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर बल देना। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर बल देना। अब देखिए, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि आरटीई जो 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन में रिकमेंड किया गया है, कहा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को शिक्षा की प्रक्रिया में अपनाया जाए। और सतत और व्यापक मूल्यांकन की वह प्रणाली है जो छात्रों का मूल्यांकन जो है समय समय पर करता रहता है, निरंतर करता रहता है और उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करता रहता है और उपचारात्मक तरीके से, निदानात्मक तरीके से छात्रों की कमियां दूर होती रहती हैं और छात्र जो है सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता चला जाता है, ग्रोथ करता जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी। और ध्यान में रखना है, आरटीई 2009 के बाद शिक्षा की प्रक्रिया में सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो अवधारणा है उसको अपनाया गया है। पांचवा है समावेशी, चौथा है आपका समावेशी शिक्षा पर बल। समावेशी शिक्षा पर बल। इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा से तात्पर्य है जहां पर सभी प्रकार के बच्चे एक छत के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करें
सीखना शुरू करें। उनमें विकलांग बच्चे, अर्ध विकलांग बच्चे, विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, सामान्य बच्चे, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लासरूम में शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। इससे लाभ होता है कि जो न्यूनतम स्टिमुलस वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे जब सामान्य या प्रतिभाशाली बच्चों की संगत में रहते हैं तो उनसे उनके लिए मोटिवेशन मिलता रहता है और वो भी उनके अंदर सीखने की ललक जो है विकसित हो जाती है। तो अब विकलांग बच्चों के लिए अलग से विद्यालय या विशेष क्षमता वाले बच्चों के लिए अलग से क्लासरूम या विद्यालय की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया गया है। सभी बच्चों को समावेशन के द्वारा एक जगह पर लाना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इसमें बल दिया गया है। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा में तकनीकी पर बल। वर्तमान दौर जो है एआई का है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एआई का उपयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट क्रिएट करने के लिए कहा गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी बच्चों को उपलब्ध कराना है और ऑफलाइन पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराना है। जैसा कि अभी जो पेंडेमिक थी कोविड के दौरान ऑनलाइन कंटेंट की आवश्यकता को महसूस किया गया है और इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि भविष्य में विपरीत परिस्थितियों में जब ऐसी परिस्थितियां कोविड जैसी तैयार हों तो उन परिस्थितियों में बच्चों के जो सीखने है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन कंटेंट जो है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर बनाए जाएं और उसका जो एक खाका है वो पूर्ण रूप से तैयार किया जाए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। जीवन कौशल का विकास करना है। जीवन कौशलों का विकास करना है। अब जीवन कौशलों से तात्पर्य है बच्चा जो है आपसी संवाद, यानी कि हम एक दूसरे से किस तरीके से बातचीत करते हैं, कर्टेसी के साथ, शिष्टाचार के साथ, फॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से, तो ये भी एक प्रकार का कौशल है। सहयोग, परस्पर मित्रता, सामूहिक कार्यों में भाग लेना, ये सब कौशल हैं और इन कौशलों का विकास जो है शिक्षा के द्वारा विकसित करना है। अगला जो मूल कंसेप्ट है एनईपी 2020 का वो ये है कि व्यवसायिक व तकनीकी कौशल विकसित करना, छात्रों में व्यवसायिक व तकनीकी कौशलों का विकास करना, क्योंकि आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त होगी जब हम इन व्यवसायिक और तकनीकी कौशल छात्रों में विकसित करेंगे। शिक्षा में एआई का प्रयोग करना, शिक्षा में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना, क्योंकि वर्तमान समय एआई का समय है। छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कोर्स उपलब्ध कराना, छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्स उपलब्ध कराना।
कराना। बहुभाषिकता के अध्ययन अध्यापन कार्य में बहुभाषिकता के अध्ययन और अध्यापन में बहुभाषिकता पर भाषिकता बहुभाषिकता पर बल देना। अब देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से तात्पर्य है एक ऐसा क्लासरूम जहां पर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके से पूछा जाता है कि जब हम नेट या सीटेट या शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाएं देते हैं कि क्या बहुभाषिकता इम्पोर्टेंट है या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है सीखने की प्रोसेस में। तो ध्यान में रखना है जब हम बड़ी क्लासेस में बहुभाषिकता का प्रयोग करते हैं यानी क्लास 3-4 के बाद, तब बहुभाषिकता जो है हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होती है। बच्चों का शब्दकोश बढ़ता है, 2 या 2 से अधिक संस्कृतियों के टच में आता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, अनुभवों में वृद्धि होती है, वोकाबुलरी में वृद्धि होती है और समझना आसान होता है। लेकिन जब लर्निंग स्टेज होती है, ध्यान में रखना है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है यानी कि 6, 7, 8, 10, 11 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा जब ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म है यानी कि 2 या 2 से अधिक भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रिपरेटरी स्टेज में भाषा की दृष्टि से बहुभाषा का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा का जो कंसेप्ट निर्माण की ये प्रक्रिया है, प्रत्यय निर्माण की उम्र होती है, तो बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। ए फॉर एप्पल भी हम सेब के लिए बोलते हैं और सेब भी बोलते हैं। तो बच्चा जब वहाँ पर एसोसिएशन करता है ऑब्जेक्ट और भाषा से, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो भ्रमित हो जाता है कि एक ही वस्तु को एप्पल बोला जा रहा है और उसी वस्तु को सेब बोला जा रहा है। तो ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बड़ी क्लासेस में जब बच्चे का भाषाई स्किल विकसित हो जाता है तब बहुभाषिकता जो है लाभकारी सिद्ध होती है। लेकिन भाषा सीखने के दौरान की जो अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था जीवन की, उस अवस्था में इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुभाषिकता जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और इससे की पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों में भी, शिक्षा समितियों में भी समय समय पर बहुभाषिकता को बल दिया गया है, मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए बल दिया गया है। इसीलिए त्रिभाषा सूत्र जो है वो कक्षा 6 से लागू हो जाता है, यानी बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं का अध्ययन कराना भारत में ये निर्धारित किया गया है कोठारी आयोग के द्वारा। और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यथावत जारी रखा गया है कि त्रिभाषा सूत्र जो है वो बना रहेगा। ये बहुभाषिकता की वजह से ही है। तो ये हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कौन कौन से महत्वपूर्ण नीतियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण नीतियां या बातें, कुछ भी कह सकते हैं, या रिकमेंडेशन। तो पहला है स्कूली शिक्षा का। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, अभी तक भारत में 10+2+3 यानी 10+2+3 का फार्मूला चल रहा था शिक्षा की संरचना में, जो कोठारी आयोग ने सजेस्ट किया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस पर मोहर लगाई गई थी। उससे पहले भी कुछ राज्यों ने 10+2+3
3 की संरचना को अपना लिया था, शिक्षा संरचना को अपना लिया था। लेकिन 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि जिन राज्यों ने अभी तक 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार नहीं किया है, वो राज्य सरकारें भी 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार करें। तो अभी तक 2020 तक ये संरचना चली आई है, लगातार चलती आई है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके स्थान पर एक नई शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया है। नई शिक्षा संरचना बनाई गई है। ये है 5+3+3+4, यानी कि इसको हम याद करने के तरीके से 53-34 ध्यान रखते हैं, यानी 5+3+3 53-34 से हमें ध्यान में रखना है। ये नई शिक्षा संरचना है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखना है 53-34 को। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये 53-34 जो है किस तरीके से है। तो इसमें पहला है फाउंडेशन चरण, पहला चरण जो कि फाउंडेशन चरण होगा। फाउंडेशन चरण, ये जो है 8 से 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए यानी 3 साल का जो बच्चा है जब वो हो जाएगा तो उसे जो है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में उसके लिए एडमिट किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, उसका पंजीयन किया जाएगा। एक क्लास 1 से पहले की एक तैयारी की अवस्था होगी। तो 3 से आपका चलेगा 8 वर्ष तक। तो इस 8 वर्ष में अब आप कहेंगे कि 6 वर्ष में कक्षा 1 में प्रवेश की आयु होगी, तो 3 वर्ष ये आपका आंगनवाड़ी जैसे केंद्रों में बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार किया जाएगा। और इसी चरण में कक्षा 1, क्लास 1 और क्लास 2 शामिल होगी। ये हमें ध्यान में रखना है, क्लास 1 और क्लास 2 शामिल होगी। तो ये पहला चरण आपका होगा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो चरण होगा 3 साल का, दूसरा चरण ये 3 साल का होगा, 3 साल का। तो ये चरण जो है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। और इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। अब जो तीसरा चरण होगा आपका 3 साल का मिडिल होगा। तीसरा चरण मिडिल होगा। 11 से 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें आपकी कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, क्लास 6 से 8 साल तक। अब जो आपका चौथा चरण होगा वो सेकेंडरी चरण होगा।
सेकेंडरी चरण यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। चौथा चरण, नंबर 4, चौथा चरण यानी फोर्थ स्टेज, ये सेकेंडरी चरण होगा। सेकेंडरी चरण, सेकेंडरी चरण होगा। और ये सेकेंडरी चरण जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। और इसमें जो क्लास आपकी आएंगी वो 9 से 12 तक आएंगी, यानी 9 से क्लास 9 से 12 तक। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला है 5। पहला चरण 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। दूसरा चरण 3 वर्ष का। तीसरा चरण भी आपका 3 वर्ष का। और जो चौथा चरण होगा वो 4 वर्ष का होगा। तो इस तरीके से आपका 53-34 का शिक्षा संरचना गठित की गई है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। शिक्षा की संरचना में बदलाव 53-34 नया फार्मूला है। इसमें पहला चरण फाउंडेशन चरण 3 से 8 वर्ष और बच्चों के लिए होगा। और उसमें 3 साल जो है कक्षा 1 में पहले की तैयारी की अवस्था जो ECCE के तहत होगा, और कक्षा क्लास 1 और 2 इसमें शामिल होगा। दूसरा चरण 3 साल का होगा, ये 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होंगे, और उसमें कक्षा 3, 4, 5 की क्लास चलेंगी। तीसरा चरण मिडिल चरण होगा, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, और उसमें क्लास 6, 7, 8 यानी 3 क्लास को ये कवर करेगा। और चौथा चरण होगा वो सेकेंडरी चरण होगा, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा, और ये 4 वर्ष का होगा। इसमें 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं चलेंगी। तो इस तरीके से आपका ये नई शिक्षा संरचना है। तो ये महत्वपूर्ण नीति बनाई गई है ड्राफ्ट में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अब बात करते हैं अन्य रिकमेंडेशंस की। जो रिकमेंडेशन तो आयोग देता है, ये तो शिक्षा नीति है जो भारत सरकार ने तैयार की है। तो जो नई नीति है, पॉलिसी होगी, बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। इसके तहत ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसे ECC। अब देखिए, ये भी समझ लेते हैं, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है ECCE का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी ECC का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये नया इसलिए है कि अब इसे स्कूली संरचना में शामिल किया गया है, यानी कि पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और इसका जो पीरियड होगा वो 3 से 6 वर्ष का होगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये होगा। आंगनवाड़ी और जो वर्तमान में परिसर बनाने की संकल्पना चल रही है 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम भी शुरू हो गया है। एजुकेटर नियुक्त किए जा रहे हैं सुपरवाइजर के तौर पर, जो इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्लास 1 में प्रवेश करने से पहले उनका जो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है उसको ठीक तरीके से कवर कर सकें। तो अब इसे
स्कूली संरचना में शामिल किया गया है। स्कूली, अब इसे स्कूली संरचना में शामिल किए जाने का प्रावधान है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये सुझाव है। दूसरा, यहाँ पर एक बात और नीति में कही गई है कि ईसीसी का करिकुलम कितना सर पढ़ा रहे हैं, तो करिकुलम जो है वो एनसीईआरटी द्वारा द्वारा तैयार किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है, उसके लिए कक्षा 1 से 12 तक की किताबों को लिखने का काम करता है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करता है और इसे ही ईसीसीई का कार्यभार सौंपा गया है। अगला है करिकुलम कंटेंट में सुधार। जो अगली रिकमेंडेशन है, नीति है, करिकुलम कंटेंट में सुधार। करिकुलम कंटेंट में सुधार। नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब जो कंटेंट है, यानी करिकुलम पाठ्यचर्या है, उसको भार रहित बनाया जाएगा। यानी कि जो बच्चे हैं उनके पीठ के पीछे जो बड़े बड़े बैग टंगे होते हैं, जो किताबें हैं, उनका भार कम किया जाएगा। अब जो करिकुलम होगा, पाठ्यचर्या होगी, वो तर्क, विश्लेषण और चिंतन पर आधारित होगी। और इस शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 5 या 10 साल के उपरांत इस कंटेंट, जो पाठ्यचर्या है, इसका रिवीजन किया जाएगा। हर 5 से 10 साल पर कंटेंट का रिवीजन किया जाएगा कि कंटेंट जो है वो प्रासंगिक है या नहीं है, वो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। करिकुलम कंटेंट में सुधार करने के लिए कहा गया है। नीति में कहा गया है कि पाठ्यचर्या को भार रहित बनाया जाएगा। कंटेंट जो है, वो तर्क, विश्लेषण, चिंतन और समझ पर आधारित होगा। साथ ही साथ 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर पाठ्यचर्या कंटेंट का रिवीजन
रिवीजन किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कंटेंट में सुधार से था। अब बात करते हैं अगली जो महत्वपूर्ण बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो शिक्षा का माध्यम को लेकर कही गई है। शिक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे निजी स्कूल हो, चाहे किसी भी बोर्ड से रिलेटेड स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हों या माध्यमिक शिक्षा जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं या राज्य सरकारों के जो स्कूल हैं वो स्कूल हों, या निजी स्कूल हों जो प्राइवेट अथॉरिटीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सभी प्रकार के स्कूलों में की जो शिक्षा का भाषा होगा वो स्थानीय या मातृभाषा होगी। कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति में कहा गया है कि कक्षा 5 या 8 तक शिक्षा का माध्यम बच्चे की स्थानीय या मातृभाषा होगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो। तो ये हमें ध्यान में रखना है। शिक्षा के माध्यम पर बात की गई है। भाषा से ही रिलेटेड एक और नीति में कहा गया है, एनईपी 2020 में, पूर्ववर्ती त्रिभाषा सूत्र जारी रहेगा। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई सुधार नहीं किया गया। अब बात करते हैं, महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के प्रशिक्षण से। शिक्षकों के प्रशिक्षण शिक्षकों के प्रशिक्षण का मौजूदा जो बीएड पाठ्यक्रम है 2 वर्षीय, इसके स्थान पर अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के स्थान पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम चलाया
जाएगा। तो ये संशोधन है, हालांकि अभी तक ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 2025 तक ठीक प्रकार से अभी तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। अभी भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में लगातार प्रवेश जारी है। अगला कहा गया है एनसीटी एनसीईआरटी के सहयोग से एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई एनसीईआरटी के सहयोग से एनसीईआरटी के सहयोग से शिक्षकों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, शिक्षकों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा। ये इम्पोर्टेंट संशोधन है। अभी तक क्या शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई जो था वो फ्रेमवर्क तैयार करता था, और अब एनसीटीई जो है एनसीईआरटी की मदद से शिक्षकों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा। अगली इम्पोर्टेंट बात है जो वो ये है कि नीति में कहा गया है कि शिक्षकों से कोई अन्य शिक्षकों से कोई अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं कराया जाएगा। ये भी पूर्ववर्ती नीतियों और आयोगों की तरह है, इसमें भी ये बात दोहराई गई कि शिक्षकों से कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाएगा। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें, शिक्षा नीति में कौन कौन सी बातें कही गई। उच्च शिक्षा से संबंधित मुख्य बातें पहला तो इसमें ये कहा गया है कि जो GER है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, इसमें वृद्धि करना। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2018 तक जब शिक्षा नीति कमेटी ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो 2018 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन था, शिक्षा में सकल नामांकन था वो 26% के आसपास था। 26% के आसपास था, यानी कि 26% बच्चे जो थे वो हायर एजुकेशन में पंजीकृत थे, यानी कि वो हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे थे 26% के आसपास। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 2035 तक इस सकल नामांकन को, GER को, इसको हम हिंदी में सकल नामांकन कहते हैं, GER को 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2035 तक इस नामांकन को हमें 50% पर लाना है। और वर्तमान 2018 के आसपास ये जो था
वो आपका था 26.3%, जो एग्जैक्ट नंबर था। तो ये ध्यान रखना है। इसके लिए सरकार ने ये भी कहा है कि संस्थानों को डिस्टेंस को, इसके लिए संस्थानों को डिस्टेंस लर्निंग, इसके लिए संस्थानों को डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स चलाने को कहा गया है। ताकि हम इस 50% के लक्ष्य को अचीव कर सकें। तो ये आपका हो गया GER, यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब संस्थानों के पुनर्गठन की बात की गई है। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, संस्थानों का पुनर्गठन किस तरीके से होगा? इसमें नीति में कहा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 श्रेणियों में संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। 3 श्रेणियां बनाई जाएंगी। इनमें जो निम्नवत हैं, पहली जो श्रेणी होगी अनुसंधान विश्वविद्यालय होंगे, जिनमें रिसर्च और शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें रिसर्च और शिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा होगा अनुसंधान विश्व संस्थानों का पुनः शिक्षण विश्वविद्यालय, जिनमें शिक्षण कार्य पर बल दिया जाएगा, जिनमें शिक्षण कार्य पर बल दिया जाएगा। और तीसरा जो संघ होगा डिग्री देने वाले कॉलेज, डिग्री देने वाले संस्थान। इन संस्थानों में का मुख्य ध्यान या मुख्य उद्देश्य अंडर ग्रेजुएट शिक्षण पर होगा। तो ये संस्थानों के पुनर्गठन से संबंधित नीति ड्राफ्ट की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई हैं, जिन्हें कल की क्लास में डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।